Hello all. In this particular session, I am going to teach you about new subject that is the cost accounting. This session includes all the basic terms as well as methods related to cost accounting. This session will be useful for the quick revision of this particular subject. Let's continue with the basic of the cost accounting. जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट कवर करते हैं तो उसका डेफिनेशन सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 11th और 12th में आपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन कवर अप किया था, वैसे हमें यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन कवर अप करना है। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जैसे आपने डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स कवर अप करना सीखा है, वैसे ही आपको यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आइडिया लेना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड के बारे में आइडिया लेना है। What is the meaning of cost accounting? Here, cost accounting is the science of recording of the business transaction relating to manufacturing of goods as well as services. जिस बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, वहां पे जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी क्यों है? सर, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, अगर आपके पास सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो आपको फ्यूचर में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे। नाउ फीचर कवर अप करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। To ascertain cost per unit of goods and services. अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का पर यूनिट कॉस्ट हमें फाइंड करना हो, डिफाइन करना हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। नेचुरली अगर किसी भी प्रोडक्ट का आप सेलिंग प्राइस डिफाइन करोगे, तो वो प्रोडक्ट आपने कितने में बनाया, वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा था, आपने उसको कितने में मैन्युफैक्चर किया था, वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो अगर किसी भी प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। To provide data to the management for the decision making purpose. बिजनेस के मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट बिजनेस के रिगार्डिंग काफी सारे जो है डिसीजंस लेते हैं। अब ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए मैनेजमेंट को डिटेल की जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटेंट देता है, कुछ इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट देता है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस एंड टू टेक मेक और बाय डिसीजन। नाउ सर, ये सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग तो हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में कवर अप कर लिया। किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर आपको डिफाइन करना हो, तो उसके लिए आपको उसकी पर यूनिट कॉस्ट पता होना बहुत ही जरूरी है। वैसे सर, एक और टॉपिक यहां पे कवर करना, मेक और बाय डिसीजन। क्या होता है ये मेक और बाय डिसीजन? सर, खुद कोई स्पेयर पार्ट बनाना है या उसको हमें बाहर से परचेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो सर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काफी सारे स्पेयर पार्ट का यूज होता है। अब ये सारे स्पेयर पार्ट एक कंपनी बनाती नहीं है। कंपनी क्या करेगी? तो भाई साइड लाइट कहीं और से परचेस करेगी, हेडलाइट का बल्ब कहीं और से परचेस करेगी, ब्रेक वायर, क्लच वायर कहीं और से परचेस करेगी, और फिर उसको असेंबल करके मिक्स करके आपको पूरा प्रोडक्ट बनाकर दे देगी। तो मेक और बाय डिसीजन क्या है? प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या वो पार्ट खुद बनाने से बेनिफिट होता है या उसको बाहर से परचेस करने से बेनिफिट होता है। तो अगर हमें ये सोचना हो कि वो प्रोडक्ट खुद बनाया जाए, वेदर वी शुड मेक दैट, या उसको बाहर से परचेस किया जाए, तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें यूजफुल है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस सेपरेटली। सर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अलग अलग प्रोसेस से पास होकर बनती है। जैसे हम साड़ी की बात करें, तो साड़ी बनने के लिए सर विविंग प्रोसेस से लेकर डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी तक की प्रोसेस होती है। तो साड़ी बनने के लिए उसको अलग अलग प्रोसेस से पसार होना पड़ता है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग एंड हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी मैनेजर को अगर डिसीजन मेकिंग करना हो, तो उसको बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक्चुअल क्या हो रहा है, कॉस्ट कितनी हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, वेस्टेज कितना हो रहा है, उसका आइडिया चाहिए। तो इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रीली
होना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल वन इज टू गेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट, इश्यू एज वेल एज वेस्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल बिजनेस के अंदर आया, कितना रॉ मटेरियल हमने इश्यू किया था वर्कशॉप को, फैक्ट्री को, उसमें से कितना वेस्टेज हुआ, कितने मटेरियल का फिनिश गुड्स में हमने कन्वर्जन किया है। तो ये सारी पर्टिकुलर चीजें जानने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Number one is to define cost per unit. Number two, to provide various data to the management that is equal to the effective information system or a management information system. Number three, to decide the selling price and to take make or buy decision. Number four, to determine cost of each process. And number five, which we have done already, to determine effective information system. And number six and the last, to gain the information regarding receipt of material, issue of material as well as wastage of material. I hope आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या है उसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। नंबर वन इज टू ascertain the cost of the product. Number two, to fix the selling price as well as the tender. Here you have a new word. You have a new word called the tender. ये टेंडर का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी को कोटेशन देना हो, आप समझते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटेशन। कोटेशन मतलब प्राइस लिस्ट। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आपको उस पार्टी को कोई प्राइस देना हो तो आपको सर कोटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। कोटेशन मतलब आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऑर्डर की गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपका एक्चुअल खर्चा कितना होगा। आपको अपनी कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे और आपको फाइनली एक टेंडर प्राइस मिल जाएगी जो आप ऑपोजिट पार्टी को कोट कर सकते हैं। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करनी हो या अगर हमें किसी को टेंडर देना हो तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल है। नंबर थ्री, टू लोकेट दी प्रॉफिटेबल एज वेल एज अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। सर बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट ही होता। कुछ एक्टिविटी वो अनप्रॉफिटेबल होती है, उस एक्टिविटी को फाइंड करना है और उस एक्टिविटी को या तो हमें करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, या उस एक्टिविटी को हमें रिमूव करना है, उसको हमें बंद कर देना है। फोर्थ इज टू नो द कॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसका कोई रीजन होता है, अगर लॉस होता है तो उसका भी कोई एक पर्टिकुलर रीजन होता है। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, वो रीजन फाइंड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्पफुल है। एंड द फाइनल वन, टू एलिमिनेट द वेस्टेज एंड टू कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। सर अगर वेस्टेज को हमें एलिमिनेट करना हो, कॉस्ट को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूजफुल है। नेक्स्ट कवर अप करना है सर हमें लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ सर जैसे हमने एडवांटेजेस कवर अप किए वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या क्या है उसको एक बार ध्यान से कवर अप कर लेते हैं। Sometimes cost accounting is unnecessary or useless. सर अगर स्मॉल बिजनेस हो जहां पे एक ही ओनर सब कुछ मैनेज करता है, जैसे एक छोटी सी शॉप है जिसके अंदर ओनर ही सेल्समैन है, ओनर ही गुड्स लेकर आता है, ओनर ही गुड्स परचेस करता है, इन शॉर्ट ओनर ही गुड्स सेल करता है, तो सर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे अलग ब्रांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनर को एक्चुअल आइडिया होगा उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, और वो इजिली प्रॉफिट फाइंड कर पाएगा। तो अगर स्मॉल बिजनेस हो तो ये अननेसेसरी या यूजलेस लगता है। थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेटेड है। अकाउंट के अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, डबल एंट्री के रूल को फॉलो करना पड़ता है। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड्स को सीखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कभी कभी सर स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग एक साथ हम देखें तो दोनों अकाउंटिंग वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। अगर उसको एक साथ देखा जाए तो मोर एक्सपेंसिव। सर कॉस्ट अकाउंटेंट आपको रखना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट का खर्चा आपका इंक्रीज होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट को आपको सैलरी चुकानी पड़ेगी, कंप्यूटर जैसे इक्विपमेंट के पीछे आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एंड अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़े, तो उस केस में आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करने से पहले हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? कॉस्ट अकाउंटिंग करने से या कॉस्ट अकाउंटेंट रखने से हमें कितना बेनिफिट होता है।
अगर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट शुरू करने से या कॉस्ट अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करने से होने वाला बेनिफिट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे होने वाले खर्च से ज्यादा हो तो उस केस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। नॉट यूजफुल फॉर मोनोपोलिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर आप इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में जानते ही होंगे। यहां पे अगर हम देखें तो सर मोनोपोलिस्ट को कभी भी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। मोनोपोलिस्ट जितना दाम चाहे उतना दाम वसूल कर सकता है। मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। सो अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्शन की तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देगा और उनका प्रॉफिट जो सेम है उतना ही प्रॉफिट उनका रहेगा। आज के जमाने में अगर देखें तो सर आपको सभी जगह पे कहीं ना कहीं राइवल फर्म्स देखने को मिलती है, यानी प्योर आपको मोनोपोली कहीं पे भी देखने को मिलेगी नहीं। तो सर आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऑड, ओल्ड या यूजलेस लगता है। फाइनली, नो गारंटी फॉर एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। आप कैसी भी सर सिस्टम अप्लाई कर दो अकाउंटिंग की, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अल्टीमेटली इसमें एरर हो सकती है। एंड सर आप एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड कर रहे हो, एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो, उसका कोई पर्टिकुलर गारंटी नहीं। तो इस सेशन में हमने क्या कवर अप किया? हमने कवर अप किया डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, use of the cost accounting, feature of the cost accounting, as well as limitation of the cost accounting. Let's move ahead. Now, classification of cost. Cost को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें कवर अप करना है। Cost can be divided into various parts. The first part is direct cost. कौन सा है पहला पार्ट? तो सर पहला पार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट can be further divided into three parts. Number one is direct material, number two is direct labor, and number three is direct expenses. Direct material, direct labor and direct expenses. Now sir direct material क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए आपको जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट सबसे पहली होती है, without incurring expenditure on that particular material, no production of goods and service is possible. You can see इन द स्लाइड मैंने यान का एक पिक्चर रखा हुआ है। यान, सर यान का मतलब क्या होता है? यान का मतलब होता है थ्रेड। अगर आपको क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करना हो, अगर आप विविंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो तो आपको यान के पीछे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यान आपको परचेस करना पड़ेगा। और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप फर्नीचर मेकर हो तो वुड एंड प्लाईवुड वो आपके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। अगर आपको टॉय बनाने की फैक्ट्री शुरू करनी है तो प्लास्टिक, अगर आपको स्टेशनरी लाइक पेन बनाने की फैक्ट्री शुरू करनी है तो प्लास्टिक आपके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। अगर आपको शूज बनाने की फैक्ट्री शुरू करनी है तो लेदर या आर्टिफिशियल रेक्सिन वो आपके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगा। नंबर टू इज डायरेक्ट लेबर। सर स्लाइड के अंदर मैंने एक वर्कर का पिक्चर रखा है जो कि लूम मशीन को ऑपरेट कर रहा है। क्लोथ बनाने के लिए हमें लूम की जरूरत पड़ती है और लूम मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें वर्कर की जरूरत पड़ती है। कुछ इंडस्ट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से भी काम होता है। सर तो आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर की स्किल का, जो लेबर का आप यूज करते हो वो डायरेक्ट लेबर के अंदर चला जाएगा। तो आप लेबर को जो वेज चुकाओगे या जो सैलरी चुकाओगे दैट विल बी द डायरेक्ट लेबर। एंड थर्ड वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हियर आई हैव पुट द पिक्चर ऑफ द प्लानिंग। कोई भी चीज जब बनती है तो उसका पेपर प्लान, उसका सैंपल पहले हम रेडी करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जब भी प्रिंटिंग होता है तब पहले प्रिंट का डिजाइन बनाया जाता है मशीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, या हैंडमेड ड्राइंग होता है। तो ये जो ड्राइंग का खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी प्रोडक्शन को स्ट्रेट या सीधा हेल्प करता है। डायरेक्ट कॉस्ट को एक बार रिवाइज कर ले। सर तीन टाइप की डायरेक्ट कॉस्ट होती है। फर्स्ट इज द डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज द डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट के बाद सेकेंड पार्ट आएगा कॉस्ट का, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन पार्ट हमें कवर अप करने हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, द सेकेंड पार्ट इज इनडायरेक्ट लेबर एंड द थर्ड पार्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल वो प्रोडक्शन को डायरेक्ट हेल्प नहीं करता बट इनडायरेक्टली प्रोडक्शन स्मूथली रन हो, दैट्स व्हाई हमें इस मटेरियल का यूज करना पड़ सकता है। यू कैन सी इनटू द पिक्चर, मैंने ऑयल का एक इक्विपमेंट यहां पे रखा हुआ है
वो ऑयलिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है ना, आपने देखा होगा अगर आप साइकिल चलाते हो तो बाइसिकल के ऑयलिंग के लिए भी आपका रिपेयरर इस टाइप के इक्विपमेंट का यूज करता है। तो ये ऑयलिंग आप जो मशीन में करते हो उसमें जो ऑयल यूज होता है, ऑयलिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर चले जाएंगे। मशीन की साफ सफाई करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आप जो क्लोथ यूज करते हो वो क्लोथ भी सर इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर चला जाएगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एकदम ही छोटे पार्ट में गुड्स यूज होता है, जिसका हम प्रॉपर अकाउंटिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते, वैसे मटेरियल को भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सुपरवाइजर ओवर हियर। सर सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर किसी एक मशीन को हैंडल नहीं करता, सुपरवाइजर वो टोटल फैक्ट्री को देखता है। तो सुपरवाइजर से किसी एक पर्टिकुलर मशीनरी को या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लोड को बेनिफिट हुआ वैसा हम काउंट नहीं कर सकते। सुपरवाइजर पूरी फैक्ट्री को यहां बेनिफिट देता है, तो सुपरवाइजर का सैलरी पर यूनिट या पर प्रोडक्शन लॉट फाइंड नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कवर हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को कभी भी पर यूनिट कैलकुलेट नहीं किया जाता। पर प्रोडक्शन बैच, पर प्रोडक्शन यूनिट, पर प्रोडक्शन लॉट हम उसको क्लासिफाई करेंगे नहीं। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग्स। अगर किसी मशीनरी का लाइट बिल आता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, लेकिन अगर पूरी फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर जो लाइटिंग है उससे पूरे ओवरऑल बिजनेस को, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेनिफिट होता है, तो ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा। कॉस्ट को हमने क्लासिफाई कर लिया डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने कितने पार्ट कवर अप किए? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने कवर अप किया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट को फर्दर अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स? Sir, the expenditure which incurred generally in the four walls of the factory or inside the factory gate. ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि जनरली फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद नंबर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड। सर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में या ऑफिस के अंदर जो एक्सपेंडिचर जनरली होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड या एडमिन ओवरहेड के नाम से जानेंगे। एंड द फाइनल वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेल करना पड़ता है। सेल करने के लिए, सेल को बूस्ट करने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएंगे। इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एक डिटेल आइडिया हमें कवर अप करना है। नाउ देखते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। कॉस्टिंग की अलग अलग मेथड हमें कवर अप करनी है और किस टाइप के बिजनेस में कौन सी मेथड यूजफुल है उसके बारे में हमें एक जनरल आइडिया लेना है। नंबर 1 इज यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको हर एक मेथड के बारे में आइडिया दे दूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड से हमें सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। काफी एग्जामिनेशन में सीए, सीएस, सीएमए या बीकॉम या एमबीए हो, सर जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर आपको उन्होंने बिजनेस या इंडस्ट्री के नाम दिए होंगे और आपको जस्ट स्पेसिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट मेथड एप्लीकेबल है। तो ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग। जिस बिजनेस के अंदर आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे यूनिट को मेजर करना लीटर में, मीटर में, केजी में, क्विंटल में, यूनिट में आसान है, वहां पे यूनिट कॉस्टिंग मेथड जनरली यूज होती है। यहां पे सर क्या होगा, तो हर एक मटेरियल की, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, कॉस्ट के एलिमेंट को पर यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यूनिट कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या होगा, आउटपुट कॉस्टिंग एंड सिंगल कॉस्टिंग। जनरली जिस बिजनेस में पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है वहां पे यूनिट कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल है। सेकेंड इज जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग भले एक साथ लिखा हो बट बोथ आर डिफरेंट। जॉब कॉस्टिंग कहां पे यूज होता है, वेर यू टू वर्क अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन, जहां पे आपको कंज्यूमर की इच्छा जान के, उनकी मर्जी जान के काम करना है, उनके स्पेसिफिकेशन काम के
जान के काम करना है। वहां पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक ऑर्डर आपके लिए अलग होगा। सबकी मटेरियल रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो जब आप कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हो तो जॉब कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल हो जाएगी। और जब आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, जहां पे टेस्ट, साइज के ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, कलर, टेस्ट, साइज वो सब कुछ सेम रहने वाला है, बट सर बल्क प्रोडक्शन करना है, वहां पे बैच कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होगी। जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा? तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन काम होगा। अलग अलग ऑर्डर को अलग अलग जॉब माना जाएगा और सभी जॉब का डिफरेंट स्टेटमेंट बनाएंगे, सबकी कॉस्ट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। बैच कॉस्टिंग में क्या होगा? तो ऐसा गुड्स जिसके साइज में, जिसके टेस्ट में, फीचर्स में कोई फर्क नहीं आता, हमें उसका बल्क आउटपुट निकालना होता है, जहां पे 24/7 मैन्युफैक्चरिंग काम चलता है, वहां पे जनरली बैच कॉस्टिंग का हम यूज करेंगे। किस टाइप के बिजनेस में उसको यूज करना है, उसके एग्जांपल्स आने वाली स्लाइड में हमें कवर अप करने हैं। द थर्ड मेथड इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम हो जाएगा टर्मिनल कॉस्टिंग। ऐसी एसेट जिसको बनने में लंबा टाइम लगता है, असेट विच विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट कंस्ट्रक्टेड, वैसी एसेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो जनरली जो बिल्डर्स है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, टाउनशिप बनाते हैं, या शिप बिल्डर्स है जो बड़ी शिप्स बनाते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाने का अगर कोई बिजनेस है, जहां पे मशीन को बनने में, बिल्डिंग को बनने में, शिप को बनने में लंबा टाइम लग जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या तो टर्मिनल कॉस्टिंग का यूज होता है। फोर्थ मेथड इज द प्रोसेस कॉस्टिंग। कुछ बिजनेस ऐसे है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसी है जहां पे रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस से पास होना पड़ता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। वैसे बिजनेस के अंदर जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड होटल्स, हॉस्पिटल्स, इस टाइप के स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, होटल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में स्पेसिफिक मेथड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। एंड द सिक्स्थ मेथड इज मल्टीपल कॉस्टिंग और हाइब्रिड कॉस्टिंग। सर मल्टीपल और हाइब्रिड कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ? ये सारी मेथड जो भी हमने कवर अप की, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब सर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे कोई एक पर्टिकुलर मेथड स्पेसिफिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे बिजनेस में हर एक मेथड को मिक्स करके, जिस मेथड में जो भी चीज बेस्ट है उसको इंक्लूड करके, अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन एक खुद मेथड डिजाइन करता है, उसको मल्टीपल या हाइब्रिड कॉस्टिंग कहते हैं। सारी मेथड्स कवर अप करने के बाद अब हमें फोकस करना है कि किस टाइप के बिजनेस में कौन सी मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। सर जनरली जहां पे पर यूनिट कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, जहां पे कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करना पॉसिबल है, वहां पे यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने, आप उसको देख सकते हो। अगर हम सर यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे पर लीटर कैलकुलेट करना पॉसिबल है। जनरली मिल्क जो आता है वो पर लीटर आप प्राइस कैलकुलेट करते हो, उसका कॉस्टिंग पर लीटर होता है। अगर आप बटर चीज की बात करें तो वहां पे भी 500 ग्राम या सर वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कहां पे यूनिट के हिसाब से, पर क्यूब, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेयरी के बाद सर सेकंड है हमारा पोल्ट्री फार्म। सर ये पोल्ट्री फार्म जो सर पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री है, उस पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री के अंदर भी पर हैन या पर एग कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। थर्ड की अगर हम बात करें सर पेपर मिल के अंदर जनरली पर केजी या पर रीम कैलकुलेशन होता है। रीम का मतलब क्या होगा? तो 500 पेपर का एक शीट। आप जब मार्केट से पेपर परचेस करते हो तो 500 पेपर या 500 शीट्स का एक सर पैकेट आपको मिलता है, उसको बोला जाता है रीम। तो जब आप सर पर रीम कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जब आप पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो आप यूनिट वाइज कैलकुलेट कर रहे हो। दैट्स वाई पेपर मिल के अंदर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो सर पर बैग कैलकुलेशन होगा, पर बैग ऑफ द सीमेंट। सर पर क्विंटल या पर केजी भी कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टील वर्क्स के अंदर अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे लेंथ या वेट से हम लोग मेजर करते हैं, पर फीट या पर टन में कैलकुलेशन किया जाता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ब्रिक वर्क के अंदर
पर ब्रिक एंड पर 1000 ब्रिक कैलकुलेशन होता है। जब भी ब्रिक का कॉस्टिंग होता है तो एक ब्रिक कितने की बनी या 1000 ब्रिक का लॉट कितने का बना उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एंड 7 इज अ माइनिंग इंडस्ट्री। माइन आप समझते हो सर, जिसके अंदर से आयरन और या रॉ मिनरल्स निकलते हैं, वैसी माइनिंग इंडस्ट्री को भी हम क्विंटल में या टन में जनरली कैलकुलेट करते हैं। पर टन आयरन और का कितना प्राइस या पर टन मिनरल की कितनी कॉस्ट, उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस इंडस्ट्री में पर यूनिट कॉस्टिंग करना पॉसिबल है वहां पे यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग का यूज होता है। नेक्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, जहां पे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन काम करना होता है वहां पे जॉब कॉस्टिंग का यूज होता है। यहां पे कंज्यूमर आपके पास आएगा, नया ऑर्डर आपके पास आएगा, हर एक ऑर्डर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, हर एक कंज्यूमर का स्पेसिफिकेशन अलग अलग होगा। आपको उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करना है। सर एग्जांपल अगर देखें तो सर गैरेज एंड रिपेयरिंग वर्क, अगर आप किसी गैरेज में जाओगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सर आप डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट यूज करो कि ओरिजिनल स्पेयर पार्ट यूज करो। डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट की लाइफ थोड़ी कम होगी एंड थोड़े सस्ते होंगे, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे पड़ेंगे बट उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा होगी। तो यहां पे कौन सा रॉ मटेरियल आपकी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए यूज करने हैं, वो आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। वैसे सर प्रिंटिंग वर्क्स की बात करें तो प्रिंटिंग के अंदर भी आपकी खुद की चॉइस होगी, कौन से कलर यूज करने हैं, कौन सा आपको पेपर यूज करना है, किस टाइप के रॉ मटेरियल यूज करना है, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, वो सब आप खुद स्पेसिफाई करोगे एज अ यूजर। तो कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। देन सर आप देख सकते हो सर यहाँ पे डेकोरेशन की बात करें या आर्टिकल में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो, जैसे आप अपनी बाइक को चेंज करवाते हो, आप अपनी कार को मॉडिफाइड करवाते हो, वैसी इंडस्ट्री फैशन एंड ज्वेलरी मेकिंग के अंदर भी कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम किया जाता है। तो सर ये सारे जो एग्जांपल आपने देखे वहां पे कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर जैसा बोलेगा वैसा आपको उसको काम करके देना है। कंज्यूमर जो रॉ मटेरियल यूज करने को बोले, कंज्यूमर जितने टाइम में आपको आउटपुट देने को बोले, उस टाइप का, उस क्वालिटी का आउटपुट आपको उसको देना है। दैट्स वाई यहां पे जॉब कॉस्टिंग का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज बैच कॉस्टिंग। सर जिस इंडस्ट्री के अंदर बल्क आउटपुट के ऊपर फोकस किया जाता है, जहां पे कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की साइज, उसके फीचर्स, उसका टेस्ट, वो सब चेंज नहीं होता। फॉर्मूला बन चुका है, साइज रेडी है और आपको सेम टाइप के फॉर्मूला से सेम टाइप की प्रोडक्ट को बनाते जाना है। एग्जांपल लेते हैं सर, स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो कंप्यूटर के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आती है। सर कंप्यूटर के कितने भी आप मॉडल को चेंज कर लो, कंपनी को चेंज कर लो, अंदर का स्पेयर पार्ट यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, जैसे हेडलाइट के बल्ब की बात करें तो आप कितने भी टाइप की बाइक का यूज करोगे, बाइक का एक्सटीरियर चेंज हो सकता है, उसका मॉडल चेंज हो सकता है, उसका डिजाइन चेंज हो सकता है, बट उसके हेडलाइट के बल्ब, उसके साइड लाइट के बल्ब जनरली सेम ही होते हैं, सेम साइज के होते हैं। तो वैसे सर स्पेयर पार्ट्स अगर मैन्युफैक्चर करने हो जिसके अंदर ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों आ जाएगा, वहां पे बैच कॉस्टिंग का यूज होता है। देन सर मेडिसिन मेकिंग एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, कुछ दवाइयां बरसों से बन रही है, कुछ मेडिसिन के अंदर कभी भी चेंज नहीं आया, सेम फॉर्मूला, सेम साइज, सेम पैकिंग में आपको बल्क आउटपुट निकालते रहना है। एंड फाइनली हार्डवेयर आइटम्स लाइक नट बॉल्स, स्क्रूज, नेल्स एक्सेट्रा। सर नट बॉल्ट में क्या चेंज आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर साइज होती है, उसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, कभी कभी उसका एक पर्टिकुलर लेंथ या वेट होता है। तो सर सेम लेंथ के, सेम डायामीटर के, सेम मटेरियल के नट एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं सालों से, बरसों से, उसके अंदर कभी कोई चेंज आया नहीं है ना, तो उसमें कभी कोई चेंज आएगा नहीं। तो इस टाइप के बिजनेस में जहां पे आपको मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, टेस्ट, फीचर, साइज, ये सब चेंज नहीं करना पड़ता, सेम मेथड से, सेम फॉर्मूला से आपका आउटपुट निकालना है, कंटिन्यूस आउटपुट के ऊपर आपको फोकस करना है, बल्क आउटपुट के ऊपर आपको फोकस करना है, वैसे बिजनेस में बैच कॉस्टिंग मेथड का यूज होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक दूसरा नाम था, आपको याद होना चाहिए, याद करो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम था सर टर्मिनल कॉस्टिंग। टर्मिनल कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस टाइप के बिजनेस में यूज होता है, तो सर जिस बिजनेस के अंदर एसेट को बनने में लंबा टाइम लगता है, asset which will take substantial longer period of time to get constructed,
यहाँ पे सर आपको साल 2 साल 5 साल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, एसेट रेडी हो जाती है, फिर उसका सेल करके आपको सेलिंग प्राइस या आपको इनकम होती है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, या लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन की इंडस्ट्री है, वहां पे जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद हमें कवर अप करना है सर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पे आप अगर आउटपुट निकालना चाहते हो, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, या तो सर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसे आपको गुड्स को, रॉ मटेरियल को उसके अंदर से पास करना पड़ेगा और फाइनल प्रोसेस के एंड में आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। किस टाइप के बिजनेस में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे? तो सर पहला है सर पेंट इंडस्ट्री। काफी सारे केमिकल्स को मिक्स करके पेंट बनाया जाता है, प्रोसेस करने के बाद केमिकल के ऊपर आप पेंट का फिनिश गुड्स आपको मिलेगा, दैट्स वाई पेंट इंडस्ट्री। देन सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, ऑयल की रिफाइनरीज, एज वेल एज सर केमिकल मेकिंग इंडस्ट्रीज। जनरली देखा जाए तो जो भी लिक्विड आइटम होती है उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग आता है। जनरल रूल बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर एक लिक्विड आइटम में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग ही लिखना है, बट एकेडमिक लाइफ के लिए अगर पेंट हो, ऑयल हो सर, केमिकल हो, तो इन सब के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग आपको अप्लाई करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, चाहे रेलवे हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सर वो गुड्स को कैरी करके लेकर जाता हो या सर वो पैसेंजर का कैरी करके लेकर जाता हो, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। जैसे बात करें सर रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर्टिकुलर के अंदर आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही देखने को मिलेगा। एंड सर कुछ स्पेसिफिक बिजनेस ऐसे हैं जहां पे भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज करना है, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। अब सर इस बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करना क्यों फायदेमंद है, वो आप जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर का सेशन देखोगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऊपर एक सेपरेट सेशन मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसके सम्स आपको काम करके दिखाऊंगा। यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया व्हाई इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूजफुल। नेक्स्ट इज हाइब्रिड एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग और हाइब्रिड कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है? तो एकेडमिक लाइफ में आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें काफी सारे स्पेयर पार्ट को हम असेंबल करते हैं, मिक्स करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जिसके अंदर हम काफी सारे स्पेयर पार्ट को यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां पे जनरली मल्टीपल कॉस्टिंग या हाइब्रिड कॉस्टिंग का यूज होता है। तो मल्टीपल कॉस्टिंग एंड हाइब्रिड कॉस्टिंग के अगर हम एग्जांपल देख ले तो सर इसके अंदर आ जाएगी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे रेडियो एज वेल एज टीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्यूटर इंडस्ट्री एज वेल एज बाइसिकल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल, बाइसिकल के अंदर सर कंपनी सारे स्पेयर पार्ट खुद नहीं बनाती, वो कुछ स्पेयर पार्ट मार्केट से परचेस करेगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट असेंबल करके दे दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन के अंदर जनरली मल्टीपल कॉस्टिंग या हाइब्रिड कॉस्टिंग यानी हर एक कॉस्टिंग मेथड के एक प्रॉपर ब्लेंड का यूज होता है। इस पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट के अंदर हमने मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में आइडिया लिया, किस टाइप के बिजनेस में कौन सी मेथड यूज होती है उसके बारे में आइडिया लिया। अब ये पूरे सेशन में आपने कितना ध्यान दिया है उसको एक बार चेक हम कर लेते हैं। 2 एक्सरसाइज हमें कवर अप करनी है, आपको फोकस करना है और आप चाहो तो इसको नोटबुक में लिख सकते हो। आप वीडियो को सर स्टॉप करके भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बना सकते हो। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। सर इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको कॉस्ट यूनिट समझाया है और मेथड का आंसर आपको खुद को देना है। कॉस्ट यूनिट मैंने लिस्ट किए हुए हैं और मेथड का आंसर आपको खुद को देना है। शुरू करते हैं सर ब्रिक वर्क। तो ब्रिक के अंदर पर 100 या पर 1000 ब्रिक कैलकुलेशन होता है। 100 ब्रिक का कितना, 1000 ब्रिक का कितना, या आप पर ब्रिक चाहो तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे आप बताओ सर ब्रिक के अंदर या ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सी मेथड का यूज होता है? यस, आपका आंसर राइट है सर, यहां पे यूनिट कॉस्टिंग का यूज होता है। यूनिट कॉस्टिंग क्योंकि पर यूनिट ब्रिक के अंदर कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। सेकेंड इज रेलवे। सर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आ जाएगी तो आपको एक्चुअल पता है कि हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम यूनिट की बात करें तो पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर का यूज होता है। डिटेल आइडिया आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर में दूंगा।
सीमेंट इंडस्ट्री में पर बैग एंड पर टन कैलकुलेट होगा, और जहां पे पर यूनिट कैलकुलेट करना पॉसिबल है वहां पे यूनिट कॉस्टिंग मेथड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोर मिल, आटा चक्की, आटा बनाने की चक्की। सर वहां पे पर केजी या पर क्विंटल कैलकुलेट होगा, और वहां पे भी हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट इज होटल्स। सर होटल के लिए स्पेसिफिक मेथड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर होटल के अंदर कॉस्ट यूनिट क्या होगा, तो होटल के अंदर आप पर बेड कैलकुलेट कर सकते हो, पर रूम एंड पर विजिटर कैलकुलेट कर सकते हो। रेस्टोरेंट के अंदर भी पर विजिटर जनरली कैलकुलेट किया जाता है। कुछ रेस्टोरेंट के अंदर जहां पे फिक्स प्लेट दी जाती है वहां पे पर प्लेट कैलकुलेशन करना भी पॉसिबल है। सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्पेसिफिक मेथड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पे आप सर पर यूनिट, पर किलोवाट या पर एम्पियर कैलकुलेशन कर सकते हो। एक यूनिट का कितना कॉस्ट, एक किलोवाट का, एक एम्पियर का कितना कॉस्ट, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पर मीटर, पर बेल, बेल का मतलब सर क्या हो जाएगा, 100 मीटर का क्लोथ्स, जिसको सर गुजराती में या हिंदी के अंदर जनरली सर ताका वर्ड बोला जाता है, ताका, पर ताका, उसको बोला जाता है पर बेल। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमने कौन सी मेथड देखी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज हमें करना है। नाउ सर अगर हम लोग ब्रीवरीज की बात करें, ब्रीवरीज मतलब जहां पे लिक्विड आइटम बनते, सॉफ्ट ड्रिंक एंड ऑल, तो ऐसी के बिजनेस के अंदर पर लीटर या पर बैरल कैलकुलेट करना है, और मेथड ऑफ कॉस्टिंग आ जाएगी प्रोसेस कॉस्टिंग ओनली। प्रोसेस कॉस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, केमिकल बनाने में, पेंट बनाने में काफी सारी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, दैट्स वाई प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड आएगी। एंड माइन की बात करें तो माइन के अंदर पर टन ऑफ मिनरल कैलकुलेशन किया जाता है, और माइन के अंदर आपको क्या करना है सर, माइन के अंदर भी आपको यूनिट कॉस्टिंग मेथड का ही यूज करना है। आई होप ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल होगी, और एकेडमिक लाइफ में अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपकी एग्जाम में आप इसको आराम से कवर अप कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से लिख पाओगे। नाउ सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना है, तो लास्ट स्लाइड को आपको कॉपी कर लेना है नोटबुक के अंदर, और उसके फाइनल आंसर आपको कॉपी करना है। ये पर्टिकुलर लास्ट स्लाइड के रिगार्डिंग एक पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा, उस पीडीएफ फाइल को आप लिंक के अंदर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको नीचे सर मिल जाएगी लिंक, आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर से डाउनलोड करके उसको आप सॉल्व करके अपने फर्दर रिवीजन के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में हमने जो जो चीज कवर अप की उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, और किस टाइप के लेक्चर्स आपको चाहिए उस लेक्चर के बारे में आप मुझे सजेशन भी व्हाट्सएप नंबर के अंदर दे सकते हो, या आप चाहो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपके कमेंट्स और आपके सजेशन से मुझे हेल्प रहेगी, और मैं और अच्छे सेशन आपको रिकॉर्ड करके दे पाऊंगा। बाय बाय टू ऑल।